नमस्कार। आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है और आज का जो विषय है वो है उपभोग प्रवृत्ति अथवा उपभोग फलन। उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन। तो आज हम उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोग फलन का अर्थ कुल उपभोग व्यय से है जिसका संबंध आय के विभिन्न स्तरों से होता है। यानी उपभोग जो फलन है उसका अर्थ कुल उपभोग व्यय से है, कुल हमारे उपभोग खर्च से है जिसका संबंध आय के विभिन्न स्तरों से होता है। जो उपभोग है वो आय पर निर्भर करता है। यानी अगर हमारी आय ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा उपभोग करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर हमारी आय कम होगी तो हम कम खर्च करेंगे, कम उपभोग करेंगे। तो जो उपभोग है वो आय का फलन है। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, C फंक्शन ऑफ y। C है वो आय का फलन है। C बराबर फंक्शन ऑफ y। यहाँ C है उपभोग कंजम्पशन, F है फंक्शन यानी फलन और Y है इनकम। उपभोग प्रवृत्ति आय एवं उपभोग के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। जो उपभोग प्रवृत्ति है वो आय और उपभोग के बीच जो कार्यात्मक संबंध है उसको व्यक्त करती है। उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच कार्यात्मक उपभोग फलन उपभोग और आय के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। और उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची क्या है? उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची क्या है? उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची आय के विभिन्न स्तरों पर, आय के जो विभिन्न स्तर हैं तो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग एवं आय के कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करने वाली सूची को उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहा जाता है। यानी आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग एवं आय के कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करने वाली सूची को उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहा जाता है। आय के विभिन्न
स्तरों पर आय एवं उपभोग के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करने वाली सूची को उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहा जाता है। तो इस तरह से उपभोग प्रवृत्ति क्या है, यानी उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति क्या है। उपभोग फलन का अर्थ कुल उपभोग वैसे है जिसका संबंध आय के विभिन्न स्तरों से होता है, और ये जो संबंध होता है इसको व्यक्त करने वाली सूची को उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहा जाता है। अब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC उपभोग में वृद्धि का आय में वृद्धि से जो अनुपात होता है उसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी उपभोग में वृद्धि का जो आय में वृद्धि से अनुपात है उस अनुपात को ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। MPC बराबर डेल्टा C अपान डेल्टा Y। यानी कि जो उपभोग में वृद्धि है उसका अनुपात किससे, जो आय में वृद्धि हुई है उससे जो अनुपात है उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। माना कोई व्यक्ति ए व्यक्ति है और उसकी आय 1000 रुपये है, यानी वाई क्या है, वो 1000 रुपये है। उसकी इनकम 1000 रुपये है और उसका जो खर्च है वो सी जो है वो 900 रुपये है। अब उस व्यक्ति की आय बढ़ गई, 1000 से उस व्यक्ति की आय हो गई 1100 रुपये और उसका खर्च हो गया 950 रुपये। जो व्यक्ति ए व्यक्ति है उसकी इनकम है 1000 रुपये, तो उसका खर्च है 900 रुपये। अब उसकी आय बढ़ गई 1100 रुपये हो गई, उसका खर्च हो गया 950 रुपये। तो अब हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है ये निकालना है। तो जो फार्मूला है MPC बराबर डेल्टा C अपान डेल्टा Y। तो उपभोग में कितनी वृद्धि हुई, 900 था 950, यानी उपभोग में 50 रुपए की वृद्धि हुई।
और आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? पहले आय उसकी 1000 रुपए थी, अब वो 1100 रुपए हो गए, यानी 100 रुपए। तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हुई वो 1/2 या 0.5। तो जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो है 0.5, यानी 1/2। ये तो हुआ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब हम सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है ये निकालते हैं। दूसरा सीमांत बचत प्रवृत्ति। एनपीएस, इसे एनपीएस से डिनोट करते हैं, और एनपीएस बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो बचत में वृद्धि एवं आय में वृद्धि के अनुपात को बताती है। यानी जो बचत में अनुपात है किससे? आय में अनुपात से, आय में वृद्धि के अनुपात से, तो वो सीमांत बचत प्रवृत्ति है। अब इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी आय, एक व्यक्ति है जिसकी आय 100 रुपए है और उसकी आय बढ़ करके हो गई 120 रुपए। जब व्यक्ति की 100 रुपए इनकम थी तो उसकी बचत थी 10 रुपए, और जब उसकी आय बढ़ गई तो उसकी बचत हो गई 12.5 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे? हमें सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालनी है। तो आय में बचत में कितनी वृद्धि हुई? एनपीएस बराबर बचत में वृद्धि हुई 2.5, और आय में कितनी वृद्धि हुई? 20। तो 1/8, 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 1, तो जो एनपीएस है बचत सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो है 0.125। इस तरह से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो उपभोग में वृद्धि और आय में वृद्धि के अनुपात को बताता है, और जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो बचत में वृद्धि और आय में वृद्धि के अनुपात को बताता है। अब जो तीसरा है वो है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति समाज की आय व उपभोग के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो समाज का समाज की कुल आय क्या है और उपभोग क्या है, इसके बीच के संबंध को
औसत उपभोग प्रवृत्ति बताती है। अब इसे जो हम डिनोट करेंगे वो APC बराबर C/Y, यानी कि उपभोग का जो आय से अनुपात है वही औसत उपभोग प्रवृत्ति है। उपभोग और आय के बीच जो अनुपात है, इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई ए व्यक्ति है और उसकी महीने की इनकम 10,000 रुपये है और उसका जो खर्च है वो है 8,000 रुपये। तो हम उस जो ए व्यक्ति है उसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी? तो APC बराबर 8,000 बटे 10,000 बराबर 0.8। उसका जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो 0.8 है। सीमांत बचत प्रवृत्ति या औसत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का मान 0 और 1 के बीच में होता है। अब औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, ये हम जानकारी करते हैं। APS और APS बराबर S/V। जो APS है वो ये बताता है कि बचत और आय का क्या अनुपात है। यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति हमें समाज की कुल बचत और कुल आय के बीच के संबंध को बताती है या के बीच के अनुपात को बताती है। इसे हम इसी प्रश्न में देखते हैं कि जो ए व्यक्ति है उसकी इनकम 10,000 रुपये है, आय उसकी 10,000 रुपये है, वो खर्च करता है 8,000 रुपये और बचाता है 2,000 रुपये। तो एस बराबर 2,000 रुपये। एस बचत है, सेविंग। तो औसत जो बचत प्रवृत्ति है वो क्या होगी? APS बराबर S/Y। एस कितना? 2,000 रुपये और वाई कितनी? 10,000 रुपये। 2/10 1/5 बराबर 0.2। तो जो APS है वो 0.2 है और जो APC है वो 0.8 है। APS और प्लस APC को अगर हम जोड़ देंगे तो वो 1 आएगा। जो व्यक्ति की इनकम है उसमें या तो वो बचत करता है या खर्च करता है और दोनों का जो टोटल होता है वो आय के बराबर होता है। अब हम उपभोग प्रवृत्ति तथा बचत प्रवृत्ति के बीच क्या संबंध है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपभोग प्रवृत्ति तथा बचत प्रवृत्ति के बीच संबंध।
जो MPC है प्लस जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है, उनका दोनों का जो टोटल है वो 1 है। और जो APC है, औसत उपभोग प्रवृत्ति है और औसत बचत प्रवृत्ति है, उसका भी जो दोनों का जोड़ वो भी 1 के बराबर है। इसको और अगर सही ढंग से लिखें तो MPC बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा Y प्लस डेल्टा S बटे डेल्टा Y बराबर 1। इसे अगर और सही हम लिखें तो या डेल्टा C प्लस डेल्टा S बराबर डेल्टा Y, यानी जो आय में वृद्धि है वो हमारी जो बचत और उपभोग में वृद्धि के टोटल के बराबर होती है। इसी तरह से अगर इसको भी लिखें या C बटे Y प्लस S बटे Y बराबर 1 या C प्लस S बराबर 1, जो हमारी आय है वो उपभोग और बचत के टोटल के बराबर होती है। तो ये उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति के बीच संबंध है, यानी MPC प्लस MPS बराबर 1 और APC प्लस APS बराबर 1। अब हम उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं या फैक्टर कौन कौन से हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। पहला जो ए है, उपभोग फलन को प्रभावित करने वाला जो घटक है, जो ए है, वो है आय स्तर। आय स्तर उपभोग फलन को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो आय का स्तर है। अगर आय ज्यादा है तो उपभोग भी ज्यादा होगा और अगर आय कम है तो उपभोग भी कम होगा। यद्यपि जो आय में वृद्धि होती है जिस अनुपात में, उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती। आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता तो है, लेकिन जितनी आय में वृद्धि हुई है उतनी उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा है वस्तुपरक तत्व। बी नंबर जो है वो है वस्तुपरक तत्व। तो जो वस्तुपरक तत्व हैं उसमें पहला है आकस्मिक लाभ या हानि। पहला है आकस्मिक लाभ या हानि, यानी जो उपभोग फलन है उसको आकस्मिक लाभ या आकस्मिक जो हानि है वो प्रभावित
करती है उससे प्रभावित होता है। हमें अचानक कहीं से धन प्राप्त हो जाए, लॉटरी लग जाए या गड़ा हुआ धन मिल जाए तो उससे क्या होगा, हमारे खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, हम अधिक खर्च करने लगेंगे। और अगर हमें आकस्मिक हानि हो जाए तो उपभोग फलन हमारा घट जाएगा, हमें जो व्यय करने की जो सीमा है वो घट जाएगी, अब हम कम खर्च करने लगेंगे। तो आकस्मिक लाभ या आकस्मिक हानि उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। दूसरा है ब्याज दर। ब्याज दर, ब्याज दर भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। अगर ब्याज दर कम है तो उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग बचत कम करते हैं, क्योंकि ब्याज बहुत कम मिलेगा। फ़ायदा उन्हें बैंक में या कहीं पैसा ब्याज में देने पर कम फ़ायदा होगा, जिससे उससे वो खर्च करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर ब्याज दर अधिक है तो उपभोग प्रवृत्ति घट जाती है, क्योंकि लोग ब्याज की दर का फ़ायदा उठाना चालू कर देते हैं और ब्याज प्राप्त करते हैं। तो ब्याज की दर भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। तीसरा है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जो फिस्कल पॉलिसी है वो भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। अगर कर की दर अधिक है देश में तो उपभोग प्रवृत्ति कम होगी, और देश में अगर कर की दरें कम हैं तो उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, और कर की दरें अगर ज़्यादा हैं तो उपभोग प्रवृत्ति कम होगी, क्योंकि कर अधिक लगने से लोगों की आय कम हो जाती है और जिससे वो कम खर्च कर पाते हैं। अगला है मजदूरी दरों में परिवर्तन। चौथा नंबर है मजदूरी दरों में परिवर्तन। मजदूरी दरों में परिवर्तन भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। अगर मजदूरी कम हो गई पहले की अपेक्षा तो उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी, और मजदूरी बढ़ गई, लोगों की आय बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो फिर उपभोग प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। अगला है भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की आशा। पांचवा है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। अगर लोगों को ये लग रहा है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी तो वर्तमान समय में उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, और लोगों को अगर लगता है कि भविष्य में कीमतें गिरेंगी तो वर्तमान समय में उपभोग प्रवृत्ति घट जाएगी। लोग सोचेंगे कि अभी जो हम खरीदने जा रहे हैं रुक जाए, क्योंकि भविष्य में कीमतें गिरने जा रही हैं। अब जो तीसरा है वो व्यक्ति परक तत्व है। सी जो है यानी ए बी वस्तु परक तत्व था, उसके 5 पार्ट थे। पहला आकस्मिक लाभ या हानि, दूसरा ब्याज दर, तीसरा राजकोषीय नीति, चौथा मजदूरी दरों में परिवर्तन, पांचवा भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। अब जो सी है वो है व्यक्ति परक तत्व। व्यक्ति परक तत्व, और व्यक्ति परक तत्व में पहला है सावधानी। सावधानी, अगर लोगों के अंदर सावधानी की भावना ज्यादा है तो उपभोग प्रवृत्ति कम होगी, और अगर ये भावना नहीं है तो उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होगी। दूसरा है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता भी
उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है वो कम खर्च करता है, भविष्य के लिए बचा करके रखता है कि आगे पता नहीं किस तरह से परिस्थितियां हो जाएं, तो उसकी उपभोग प्रवृत्ति कम होती है अपेक्षा जो व्यक्ति बहुत आगे तक की नहीं सोचता है उसकी उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तीसरा है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में अगर सुधार लोग करने के लिए उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर लोगों को लगता है कि हम अपने जीवन स्तर में सुधार करें तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि जीवन स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें अधिक खर्च करना पड़ेगा। अगला है व्यावसायिक उद्देश्य। लोग भविष्य में व्यवसाय करने के लिए बचत करते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। और अगर भविष्य में लोग व्यवसाय करने के लिए बचत नहीं करेंगे तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी, तो जो व्यावसायिक उद्देश्य है वो भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। अगला है आर्थिक मुक्ति। आर्थिक मुक्ति, बहुत से लोग पैसा अपने बचत करके अपने पास रखना चाहते हैं, जिससे कि भविष्य में वो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाए और उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना पड़े। इसलिए वर्तमान समय में उनकी उपभोग प्रवृत्ति कम होती है, और जिन लोगों के अंदर ये भावना नहीं रहती उनके उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। अगला कृपणता। कृपणता या कंजूसी। अगर जो व्यक्ति कृपण है तो उस व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति कम होगी, और जो व्यक्ति कृपण नहीं है उसकी उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी। तो कृपणता भी उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।